हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस की तैयारी मैं करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन दिए थे और वो सभी जो प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन आज मैं टॉप 200 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं उनका रिवीजन हो जाना चाहिए लास्ट टाइम में। मैंने आपको एनसीईआरटी से भी ईवीएस पढ़ा दिया है। क्लास 3, 4, 5 की जो बुक है ईवीएस की, उनसे मैंने नोट्स बनाए थे और नोट्स बनाकर आपको पढ़ाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है। अब लास्ट समय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका मैं रिवीजन भी करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं 200 प्रश्न लेने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो में मैंने 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं, क्योंकि 2024 में 3 पेपर हुए हैं, जनवरी में, जुलाई में और दिसंबर में। 2025 में कोई पेपर हुआ नहीं है सीटेट का। तो उस वीडियो में मैंने तीनों पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करवा दिए हैं। यदि आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके ईवीएस के, उनके लिए मैं 1-1 मिनट की वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आप 1 मिनट में उस एक टॉपिक को तैयार कर पाएं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। पहला जो वीडियो मैं लेकर आई थी उसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन करवाए थे। आप लोगों को एक बार मैं बता दूं, पहला एक वीडियो मैं लेकर आई थी उसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ उसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं। और आज की वीडियो में मैं टॉप 200 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। यानी यदि ये 3 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण है, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो हाथियों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है और जितने भी हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सभी को मैंने करवा दिए हैं। जिस जिस तरीके से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं करवा चुकी हूँ। जो टॉप 100 वाला वीडियो है उसमें आप देखेंगे हाथियों से संबंधित कई प्रश्न लिए हैं। हर प्रश्न का पूछने का तरीका अलग अलग है और इसमें भी मैंने कई प्रश्न ले लिए हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। दोनों ही अभिकथन और कारण सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। आंध्र प्रदेश चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। अब इसमें आपको बताना है। तो ये तो सही लिखा हुआ है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। लेकिन पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, ये गलत लिखा हुआ है। ए सही, आर गलत। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों को डिटेल में पहले मैंने करवाया है। तो अब आज प्रश्नों की संख्या ज्यादा है तो डिटेल बताने का अब समय नहीं है। सीधे सीधे जो उत्तर हैं उनको मैं बताती चल रही हूँ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी है, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो कथन ए तो सही लिखा हुआ है, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो कल्पना चावला की मृत्यु ही 2003 में हो गई थी, इसमें 2007 लिखा हुआ है। तो कथन बी गलत है। ए सही परंतु बी गलत। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाते हैं। तो जो पश्मीना शॉल है ये बकरियों के बालों से बनाया जाता है और ये जो बकरियां हैं ये जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं।
तो अभिकथन सही है, कारण भी सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो चांगथांग इलाका है वहां पर चांगपा जनजाति रहती है और यही इन बकरियों को पालती है, चांगपा जनजाति। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन 1 और 2 को ध्यान से पढ़ें। एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो जब खून की कमी हो जाती है तो बच्चे ठीक से बढ़ते नहीं हैं, उनके शरीर में फुर्ती भी नहीं रहती, आलस बना रहता है और एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं, तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही मिलान चुनिए। लिखा है लावनी तमिलनाडु, भरतनाट्यम उड़ीसा, कथक कर्नाटक और चौथा है बिहू असम। तो लावनी तमिलनाडु गलत लिखा हुआ है। लावनी का संबंध महाराष्ट्र से है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, बिहू का संबंध असम से है। सही लिखा हुआ है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ओडिसी जो है उसका संबंध उड़ीसा से है, कर्नाटक का संबंध है यक्षगान से। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहला है क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, दूसरा है क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, तीसरा है क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए और चौथा है क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए। तो गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो आगे के दांत छोटे होते हैं ये घास को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं घास को चबाने के लिए। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्न में से सही उत्तर को चुनें। पहला है 4 घंटे, दूसरा है 5 घंटे, तीसरा है 2 घंटे और चौथा है 3 घंटे। तो उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? 3 घंटे का समय लेता है। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह है। अगला प्रश्न है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। पहला है 4 घंटे, दूसरा है 5 घंटे, तीसरा है 2 घंटे और चौथा है 3 घंटे। तो उबला हुआ दूध पेट में पचने में 2 घंटे का समय लेता है। जो खिड़की वाले पेट की कहानी मैंने आपको सुनाई है, तब मैंने आपको बताया था। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह है। पहला है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, समुद्र के पानी का ना उच्च घनत्व ना निम्न घनत्व, दूसरा है समुद्र के पानी की मात्रा, तीसरा है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व और चौथा है समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो एक व्यक्ति मृत सागर में डूबेगा नहीं यदि वह तैरना ना भी जानता हो, क्योंकि जो मृत सागर है इसका जो घनत्व है वह कैसा है? उच्च है। क्यों है? क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? पहला है स्टील आयरन जिंक, दूसरा है टिन लिथियम सोडियम, तीसरा है सोडियम ब्रास पोटेशियम और चौथा है ब्रांज कॉपर एल्यूमिनियम। तो केवल तत्वों से बना है टिन लिथियम सोडियम, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी हैं। पहला है बसंत गौरी और शक्करखोरा, दूसरा है दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी, तीसरा है कलचिड़ी और बीबर पक्षी और चौथा है शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया। आप लोगों के लिए मैंने 1-1 मिनट की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक 1 मिनट में पढ़ा दिए हैं, जैसे मधुबनी चित्रकला, पक्षियों के घोंसले, रेगिस्तानी ओक, हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मधुमक्खी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यदि आप लोगों के पास समय हो 1 मिनट का, तो आप 1 मिनट निकाल कर वो वीडियो देख लीजिए, तो आपके ये सभी टॉपिक तैयार हो जाएंगे। पहला विकल्प है इसमें बसंत गौरी शक्करखोरा, दूसरा है दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी, तीसरा है कलचिड़ी और बीबर पक्षी और चौथा है शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया। तो वृक्ष या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया।
दर्जन चिड़िया जो होती है ये पत्तों को आपस में सिल लेती है, थैली जैसी बना लेती है, उसी में अंडे देती है, लेकिन इसका घोंसला लटकता हुआ ही होता है। और शक्करखोरा ये भी लटकता हुआ ही घोंसला बनाता है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी से। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वीवर पक्षी भी लटकता हुआ घोंसला ही बनाता है लालटेन की तरीके से, लेकिन कलचड़ी नहीं बनाती, इसके साथ जो समूह था वह गलत था, तो इसीलिए तीसरा विकल्प उत्तर नहीं हुआ। चौथा विकल्प इसमें उत्तर है क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षी लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं। कथन बी है, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में छिपकली नहीं दिखाई देती क्योंकि ये अनियतापी जीव है, ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं सर्दियों के मौसम में, इसीलिए ये लंबी गहरी निद्रा में चली जाती हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अब भारत में सुबह 10 बज रहे हैं। आज ही में लगभग मध्याह्न है। पहला है जापान, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है लंदन और चौथा है कराची। तो जब भारत में 10 बज रहे हैं तो मध्याह्न होगा, लगभग मध्याह्न होगा सिंगापुर में, यानी सिंगापुर में लगभग 12:30 बज रहे होंगे। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो ट्रेन चली है 30 जनवरी को और 31 जनवरी को उतने ही समय पर पहुंची है और दूरी हमें दी गई है, तो हमें औसत गति बतानी है। तो औसत गति बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी है 1776, समय है 24 घंटे का, भाग दे देंगे हमें मिल जाएगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। ये पैमाना दर्शाया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो जो हमें पैमाना दिया गया है और जो दूरी दी गई है इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 155 में 19.7 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें मिलेगा 3053.5 मीटर। लेकिन हम विकल्प देखते हैं सारे किलोमीटर में दिए गए हैं तो हम 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा 3.05 किलोमीटर। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। पहला है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। दूसरा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। तीसरा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है और चौथा है अधिक ऊंचाई पर खून यानी रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण पूछा गया है तो रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। पहला है ऊन लकड़ी लोहा, दूसरा है हवा जल तांबा, तीसरा है हवा ऊन एल्यूमिनियम और चौथा है ऊन प्लास्टिक लकड़ी। तो ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करना है जो अपने में से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते। ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते तो ऊन प्लास्टिक लकड़ी। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के बाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? पहला है प्रचुर, दूसरा है विदेशी, तीसरा है स्थानिक और चौथा है विलुप्त होने की कगार पर। तो पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में लेकिन पूरे विश्व में भारत के बाई भाग में ही पाई जाती है तो यह स्थानिक प्रजाति है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रचुर वे होती हैं जो किसी भी स्थान पर आसानी से पाई जाती हैं, विदेशी वे होती हैं जो किसी दूसरे देश से ले आई जाती हैं और विलुप्त होने की कगार पर वे होती हैं जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है और निकट भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा होता है। तो ये सब भी साथ में याद रखिएगा, कई बार आपको बताया है। इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा।
हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। हथनियां झुंडों में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो जो गलत है वह बताना है। तो एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, ये गलत है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। दूसरा गलत हो गया, यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना, मैदे से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? तो सलीम खा रहा है तला हुआ खाना और मैदे से बने उत्पाद, तो सलीम को होगा मोटापा। और राजू आयरन वाली चीजें नहीं खा रहा है, तो उसे एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाएगी। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आयरन वाली चीजें खाने की सलाह देते हैं, जैसे गुड़, पालक, आंवला। तो ये भी साथ में याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। पहला है बिरास, ब्रांज, लिथियम। दूसरा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील। तीसरा है स्टील, ब्रास, टिन। और चौथा है स्टील, ब्रास, ब्रांज। तो जो मिश्र धातुओं से बना है वह चौथा विकल्प है, स्टील, ब्रास, ब्रांज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। पहला है 1% परपटी, 84% मेंटल, 15% क्रूड। बिल्कुल सही लिखे हुए हैं तीनों, ABC तीनों ही सही है। चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। अलबरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो अलबरूनी और इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। अलबरूनी अलबरूनी उज्बेकिस्तान का था और इब्न बतूता मोरक्को का। इन्होंने खुद भारत की यात्रा की है और अभिकथन कह रहा है कि इन्होंने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, तो अभिकथन गलत है। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, सही लिखा हुआ है। ए गलत, आर सही। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? पहला है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है फ्यूजियामा, तीसरा है आल्पस पर्वत। अब इसमें से वे पर्वत बताने हैं जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। फ्यूजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये दोनों ही यानी इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आल्पस पर्वत जो है ये यूरोप की पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 8 देशों में फैली हुई है, लेकिन ये इनकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी से नहीं है। तो इसमें ए और बी सिर्फ सही हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आल्पस इसमें शामिल नहीं होगा, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है और बीवर पक्षी 2 पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है। तो दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, नीची पर नहीं बनाता। और बीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर घोंसला नहीं बनाता, बल्कि 2 पत्तों को सीकर घोंसला दर्जन चिड़िया बनाती है। तो ए और बी दोनों ही गलत हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प को चुनें। अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं। यदि कोई तैरना ना भी जानता हो तो वह मृत सागर में डूबेगा नहीं, आसानी से तैर सकता है, क्योंकि जो मृत सागर है इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में 7:30 यानी शाम के 7:30 बज रहे हैं, उसी दिन 2 यानी दोपहर के 2 का समय कहाँ पर होगा? पहला है लंदन, दूसरा है जापान, तीसरा है ढाका और चौथा है कराची। तो भारत में 7:30 बज रहे हैं शाम के, उसी दिन दोपहर के 2 बज रहे होंगे लंदन में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। तो आपका जो घर है वह एक्स पर है। यहाँ ऊपर चित्र जो है बना लेते हैं।
घर आपका एक्स पर है, तो ये रहा आपका घर। अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है, तो उत्तर होता है ऊपर की तरफ। तो ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर है, तो हम ए पर पहुंच गए यहाँ। उसके बाद लिखा है फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है 75 मीटर की दूरी पर, तो ये बी है 75 मीटर की दूरी पर। उसके बाद लिखा है फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है 150 मीटर की दूरी पर, तो ये सी है ऊपर 150 मीटर की दूरी पर, बी से 150 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप बाई अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ आप पहुंच गए अपने विद्यालय। अब विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? तो ऊपर ये रहा विद्यालय बाई और नीचे आपका घर है, तो विद्यालय के सापेक्ष आपका घर दक्षिण दिशा में है, ठीक दक्षिण दिशा में। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। पहला है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, दूसरा है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। तो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां पूछी गई हैं, तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है, निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो ये तेलंगाना का भाग है, दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। कथन ए है जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, और कथन बी है फिलोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं, ए और बी दोनों सही हैं, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं खून की जांच से। पहला है उसमें मादा अक्षर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, दूसरा है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, तीसरा है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा और चौथा है उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। तो डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं, तो खून की जांच से उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें, यानी जो गलत है वह बताना है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, दूसरा है यह तालाब आज भी प्रयोग में है, तीसरा है जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसे बनाया था और चौथा है यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो यह आज भी प्रयोग में है, ये गलत है क्योंकि अब इनका प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। रवि ने गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि पहला है नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, दूसरा है नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, तीसरा है नींबू जल में डूब गया और चौथा है नींबू जल में तैरने लगा। तो जब आप साधारण जल में नींबू डालते हैं तो वह डूब जाता है, लेकिन जब आप उसमें नमक मिला दें तो वह तैरने लगता है, क्योंकि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व तो साधारण पानी से अधिक होता है, तो नींबू जल में तैरने लगेगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए एक कथनों ए और बी पर विचार करें। कथन ए है बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है, और कथन बी है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। तो बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक यानी धान का एक प्रकार है जो पकने पर स्टिकी यानी कि चिपचिपे हो जाते हैं, और धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इसे प्रचुर मात्रा में पानी भी चाहिए होता है। तो ए और बी दोनों ही सही लिखे हुए हैं, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की। अलबरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज्यादा साल पहले वह भारत आए थे। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है।
तो उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये गलत है, लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो पहला इसमें गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनें। यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है, तीसरा है यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, और चौथा है यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तो जौहर से संबंधित जो कथन सही है वह बताना है, तो यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगला प्रश्न है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम पर मिलीलीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो उस वस्तु का द्रव्यमान बताना है, तो घनत्व और आयतन का गुणा कर दीजिए, 12 या 36 ग्राम। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये सही लिखा हुआ है। अभिकथन, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये गलत है, क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है कम हो जाता है। तो अभिकथन सही है, यानी ए सत्य आर असत्य, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, पहला है कलचिड़ी, दूसरा है शक्करखोरा, तीसरा है दर्जन चिड़िया और चौथा है वीवर पक्षी। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। नर वीवर घोंसला बनाता है, मादा देखती है, पसंद करती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही अंडे देने का निश्चय करती है। ये अपने घोंसले लालटेन की तरह लटकते हुए बनाते हैं, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सीमांतवर्ती राज्य हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, दूसरा है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो हरियाणा की सीमांतवर्ती राज्य पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां होती हैं। मादा श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। और श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसमें जो सही है वह है आपका ए सही है। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही लिखा हुआ है। और श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं लेकिन कोई ये विशेष कार्य नहीं करती हैं, भी गलत है। और छत्ते में मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। तो दिन भर छत्ता नहीं बनाया जाता, दिन भर बच्चे भी नहीं पाले जाते, अन्य भी कार्य होते हैं जो किए जाते हैं। तो ए और डी सही है, दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ए तो सही लिखा हुआ है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास है वह 1500 वर्ष से भी पुराना है। तो ए सही, बी गलत, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। पहला है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व और चौथा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां पूछी गई हैं। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपको मैप से संबंधित जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? पहला है प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है मांसपेशियों की ऊर्जा और चौथा है ध्वनि ऊर्जा। तो क्रिकेट खेलने में मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, पहला है केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा और चौथा है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? पहला है बोरा चावल, दूसरा है अरबोरियो चावल, तीसरा है बोम्बा चावल और चौथा है पोन्नी चावल। तो अभी आपको बताया था, बोरा चावल जो है असम में खाए जाने वाले चावलों का एक प्रकार है, एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन शुरू करने की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। पहला है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है फरवरी से अप्रैल, तीसरा है अप्रैल से जून और चौथा है अगस्त से अक्टूबर। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि ये जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है जीरा छोटा परंतु खुशबूदार। तो एक का जिसमें चौथा है सिर्फ वही विकल्प रखते हैं, बाकी हटाते हैं। चलिए और मिला के देख लेते हैं। जो केसर होती है ये पीले रंग की होती है, तो बी का हो गया तीसरा, यानी कि अपना जो विकल्प उत्तर होगा वह है दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प अपना उत्तर हो जाएगा। और भी मिला के देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही मिलाएं, और भी मिलाएंगे। इसमें अपना दूसरा विकल्प उत्तर है। चलिए मिलान और देख लेते हैं। मिर्च जो है दक्षिणी अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है और लौंग कील की तरह दिखती है। तो इसमें आपका ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है और डी का पहला है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है तेलंगाना। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उड़ीसा। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से ये तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। अब इसमें बताना है सत्य कथन। तो कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, सही है। झारखंड में लॉटरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि ये मिजोरम में होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। इसमें लिखा है 15 वर्षों, तो ये गलत हो गया। और मिजोरम में 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ए और डी सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान। तो 24 में 6 का गुणा कर दीजिए, 144 ग्राम। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि निगल जाते हैं। तो चौथा गलत है और गलत ही पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। पहला है टिन और कॉपर, दूसरा है कॉपर और जिंक, तीसरा है एल्यूमिनियम और जिंक और चौथा है जिंक और टिन। तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसे टिन और कॉपर को पिघलाकर बनाया जाता है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा ले सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। सत्य कथन बताने हैं तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 2 कुंटल यानी 200 किलोग्राम होता है। पहला गलत हो गया। वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा पाता है। दूसरा भी गलत हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। सी और डी सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन भी है, मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो बांस के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं, मनाली में नहीं बनाए जाते। ए गलत हो गया। बी सही है। मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। ए गलत, बी सही। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु के स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने के मुख्य कार्य हैं। तो पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से भोजन, जड़ों से जल और खनिज का भंडारण करना। बी और सी सही है। ए जो है ये तने का कार्य नहीं है, केवल बी और सी
पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला है मणिपुर और जम्मू कश्मीर, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है उत्तराखंड और मेघालय और चौथा है तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो मणिपुर राज्य है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हमें बताने हैं। पहला विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तीसरा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और चौथा है राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हमें बताने हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये रहा मध्य प्रदेश, इसके 3 निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं। तो ये रहा गुजरात, ये रहा महाराष्ट्र और ये रहा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। तथा एक्स और वाई के बीच व्यस्त राजमार्ग है, अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो हमें 200 मीटर पश्चिम दिशा में चलना है, चल दिए। उसके बाद लिखा है ये दूरी है 200 मीटर। फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं। तो उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ चलना है, ऊपर होता है उत्तर। 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलने पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो ये दूरी है 200 मीटर। अब लिखा है आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो विद्यालय के सापेक्ष ये रहा आपका घर और ये रहा विद्यालय। तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका जो घर है वह 80 मीटर ठीक दक्षिण में है, ये नीचे की तरफ। ये है आपका घर, ऊपर है विद्यालय। तो 80 मीटर ये दूरी है बीच की। तो 80 मीटर ठीक दक्षिण में। तो इसमें आपका चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? पहला है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम और चौथा है छत्तीसगढ़। तो झूम खेती के तरीके को कहाँ पर अपनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो झूम खेती की जाती है मिजोरम में, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। पहला है कबूतर और तोता, दूसरा है कौआ और कोयल, तीसरा है गिद्ध और फाख्ता और चौथा है चील और बाज। तो चील, बाज, गिद्ध ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसमें चील और बाज हैं ऑप्शन में, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय है। पहला है हैजा और मियादी बुखार, दूसरा है हैजा और मलेरिया, तीसरा है मियादी बुखार और मलेरिया और चौथा है डेंगू और चिकनगुनिया। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं डेंगू और चिकनगुनिया, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और चौथा है लद्दाख। अब ये राज्य कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो पहाड़ी क्षेत्र की बात की है। पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने बताया है कि हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, हिमपात भी होता है और जब ठंड अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। और हमारे घर जो है पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। तो ऐसे घर हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है, पहला है उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो डल झील श्रीनगर में है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। पहला है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, दूसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, तीसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा और चौथा है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन को तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलूं कौन हूं मैं। तो कूटी जाती पीसी जाती, भोजन को तीखा खूब बनाती, तो ये लाल मिर्च होती है, भोजन को तीखा बना देती है। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं। लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है। इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। यह वृक्ष छायादार नहीं है। इस क्षेत्र के जानवर वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। अब खेजड़ी वृक्ष के विषय में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो इस वृक्ष को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये राजस्थान जैसे इलाके में उगाता है और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, तो ये भी याद रखिए। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और इसके फलों की सब्जी बनाई जाती है। ए और बी सही है। आगे बढ़ते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाता है, तो ये गलत है। इस वृक्ष की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। यह वृक्ष छायादार वृक्ष नहीं है। डी कह रहा है यह वृक्ष छायादार वृक्ष नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये छायादार वृक्ष है और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं और इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। ए, बी और ई सही है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी या तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। पहला है गोवा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है झारखंड। तो नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तु जैसे टैपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इससे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला है केरल, दूसरा है असम, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है उड़ीसा। तो बात आई है टैपियोका की, तो टैपियोका केरल में खाया जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं। उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों को खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले भूमि को गहरा जोता जाता है। डी में लिखा है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है और एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। तो इसमें बताना है झूम खेती के बारे में जो सत्य कथन है। तो एक फसल काटने के बाद उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता और इस पर जो बांस खरपतवार उग जाते हैं तो उन्हें काट कर वहीं जला दिया जाता है। इसलिए इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। इसे जोता नहीं जाता, यानी इस भूमि पर हल नहीं चलाया जाता। और सी में लिखा है कि इसके पश्चात बीज बोने से पहले भूमि को गहरा जोता जाता है, तो ये गलत हो गया। इसमें ना ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है। और एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगा ली जाती हैं, ये सही है। ए, बी, ई सही है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। पहला है काली मिर्च, दूसरा है इलायची, तीसरा है सरसों और चौथा है लौंग। तो छोटी छोटी गोल हूँ, काले काले मोती जैसी, तो ये काली मिर्च होती है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। पहला है बाज, दूसरा है रेशम कीट, तीसरा है मच्छर और चौथा है तितली। तो रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं।
पहला है शिल्लांग, दूसरा है मैसूर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं श्रीनगर के लोग। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घरों में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू है। यह राज्य होना चाहिए। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है झारखंड और चौथा है असम। तो मजबूत बांस के खंभों की बात आई है तो ऐसे घर असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत अधिक होती है, इसीलिए घर जमीन से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। डी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? पहला है मिजोरम, दूसरा है झारखंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो तोरांग का अर्थ होता है जंगल, कहाँ पर होता है? झारखंड में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत राज्य हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। पहला है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और चौथा है गुजरात, केरल, तेलंगाना। तो वह समूह बताना है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं, तो वह है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़ और दिल्ली, तीसरा है नागालैंड और लद्दाख और चौथा है मणिपुर और मेघालय। तो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर जो बना है वह बताना है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह है आपका तीसरा, लद्दाख और नागालैंड। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप उद्यान यानी पार्क में हैं और भूकंप आ गया। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पहला है इमारतों से दूर खुले में रहिए, दूसरा है निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, तीसरा है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे और पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे। तो यदि आप उद्यान और पार्क में हैं, उद्यान या पार्क में, और भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? इमारतों से दूर खुले में चले जाएंगे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित, पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला बनाना शामिल है? पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है पहला विकल्प, चावल के पिसे हुए घोल में रंग मिलाकर चित्रकारी की जाती है मधुबनी चित्रकला में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वर्ली का संबंध महाराष्ट्र से है, कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, फुलकारी का संबंध हरियाणा पंजाब से है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। पहला है सेब, गन्ना, अदरक, दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी और चौथा है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा बी विकल्प सही होगा। हरी मटर ये भी बीज है, जीरा भी बीज है, चना भी बीज है, गेहूं भी बीज है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? पहला है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, दूसरा है चावल, गेहूं, ओट्स, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना, तीसरा है गेहूं, गन्ना, चावल। तो कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है वह बताना है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, चावल, गेहूं, ओट्स इन्हें बोया जाता है, यानी कि इनका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? पहला है इडली, चटनी, चावल, सांभर, दूसरा है रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, तीसरा है रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी और चौथा है मछली करी, टैपियोका और चावल। तो पीवी सिंधु का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है और इसमें जो आपका विकल्प सही होगा इडली, चटनी, चावल और सांभर। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक यानी मदार, दूसरा है आम और चौथा है जैंथियम। तो जिसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है वह है आक। आक के बीज जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, वायु में उड़ जाते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम चुनाव करना है। तो जिसको रोटी बनानी आती है वह इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेंके। तो आटा गूंथने के बाद रोटी कैसे सेक जाएगी? पहला गलत हो गया। गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, गूंथे आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेंकें। ये सही लग रहा है। सी देखते हैं। आटा गूंथें, गेहूं को पीसें, गलत हो गया। गेहूं से आटा पीसें, गूंथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेंके, रोटियां बेलें। तो जो क्रम से लिखा हुआ है वह बी विकल्प है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? पहला है खाद जैव निम्नकरणीय है, दूसरा है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तीसरा है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं और चौथा है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है ए बी सी, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जो सही युग्म है वह हमें बताना है। लिखा है गेहूं मूसला जड़, दूसरा है धनिया मूसला जड़, तीसरा है गाजर झकड़ा जड़ और चौथा है बांस मूसला जड़। तो इसमें जो सत्य कथन है वह हमें बताना है। तो धनिया में मूसला जड़ होती है, बी सही है। गेहूं में मूसला जड़ नहीं होती, गेहूं में होती हैं झकड़ा रेशेदार जड़ें, और गाजर मूसला जड़ जड़ का उदाहरण है, और बांस में प्रकंद जड़ प्रणाली होती है। तो बी इसमें सही है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप यानी सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? पहला है मेढक, दूसरा है छिपकली, तीसरा है चमगादड़ और चौथा है मछली। तो कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी पूछा गया है, तो इसमें जो आपका विकल्प होगा वह है बी विकल्प, छिपकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? पहला है उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीरों में बहुत वसा होती है, उनका शरीर धारा रेखीय है, वे अपने रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं और वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो जो अभिलाक्षणिक गुण नहीं है वह बताना है। तो वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये गलत है क्योंकि वे अपना रंग नहीं बदलते। तो ए बी और डी सही है। हमसे असत्य पूछा गया था जो अब लाक्षणिक गुण नहीं है, तो सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला विकल्प ही आपका उत्तर है। ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? पहला है, सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। दूसरा है, सही विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल करवाएंगे। तीसरा है, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और चौथा है, खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो आप विद्यालय में हैं, अचानक से भूकंप आ जाता है, तो आप क्या करें? डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएं और बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए कहें। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा पहला विकल्प मधुबनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंध रखते हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? पहला है इडली चटनी चावल सांभर, दूसरा है रोटी दाल राजमा आलू पराठा, तीसरा है रोटी सांभर बांस की रसेदार सब्जी मछली करी और चौथा है टैपियोका चावल मछली करी और शोरबा जिसे कहते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य से है और यहाँ पर रोटी दाल राजमा आलू पराठा खाया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी तेल पेंट आदि का भंडारण करती है, वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है, वह क्या कर रही है? तो वह पुनः प्रयोग कर रही है उन बोतलों का। सी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा, रीयूज जिसे कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? पहला है धान गेहूं जई, दूसरा है गन्ना आलू पत्ता गोभी, तीसरा है आलू गुलाब गन्ना और चौथा है गेहूं गन्ना चावल। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जब आलू खेतों में बोए जाते हैं तो आलू काट कर ही बोए जाते हैं, आलू ही बोए जाते हैं। गुलाब की लकड़ी आप काट कर कहीं लगा दें तो नया पौधा बन जाएगा, और गन्ना ही बोया जाता है काट कर। तो सी इसमें सही है, ये वानस्पतिक पौधे के अंश द्वारा ही उपजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। पहला है सेब आलू टमाटर गन्ना, दूसरा है पालक अदरक गन्ना गाजर, तीसरा है गन्ना आलू अदरक कमल डंठल और चौथा है पालक पत्ता गोभी जीरा और आलू। तो सेब फल है, आलू तना है, टमाटर फल है, गन्ना तना है। पहला गलत हो गया। पालक पत्ते हैं, अदरक तना है, गन्ना तना है, गाजर जड़ है, ये भी गलत हो गया। गन्ना तना है, आलू तना है, अदरक तना है, कमल डंठल भी तना है, तो सी विकल्प उत्तर हो गया। चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और चौथा पढ़ भी लेते हैं तो पालक पत्ते हैं, पत्ता गोभी पत्ता है, जीरा बीज है, आलू तना है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी के अभिभावक हैं, बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है, ए और डी के बीच क्या संबंध है? तो ए बी के अभिभावक हैं और बी सी के पिता हैं और डी बी की पत्नी है, तो ए और डी के बीच क्या संबंध हुआ? ए और डी के बीच संबंध हुआ पुत्र वधू का। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये पहले भी प्रश्न लिया है, आपको बताया था। निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक, तीसरा है आम और चौथा है नारियल। तो पशुओं द्वारा जिसका छितराव यानी फैलाव होता है आम है। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। पहला है मोर तोता कबूतर, दूसरा है तोता कौआ उल्लू, तीसरा है उल्लू बाज चील और चौथा है कठफोड़वा गिद्ध कोयल। तो चिड़ियों के उस समूह की पहचान करना है जो भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं, तो वह हैं उल्लू बाज चील। ये तीनों ही मांसाहारी हैं। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाई जाने वाली फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। पहला है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, दूसरा है गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ, तीसरा है पोंगल, दिवाली, ईद और चौथा है गुड़ी पड़वा, नवरात्रा, गुरुपूरब। तो फसलों की कटाई से जो संबंधित है वह है पहला विकल्प बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। बिहू का संबंध असम से है, बैसाखी का पंजाब से है, मकर संक्रांति का उत्तर भारत से है, लोहड़ी का पंजाब से है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? पहला है बंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, दूसरा है मुंबई, ऊटी, पुणे, तीसरा है विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, पुरी और चौथा है महाबलेश्वर, मन्नार, ऊटी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है डी विकल्प, महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला है गुलाब वृक्ष, करेला बेल, तीसरा है गुलाब जड़ी बूटी और करेला झाड़ी। तो गुलाब वृक्ष नहीं है, करेला बेल है, सही लिखा हुआ है। गुलाब जड़ी बूटी नहीं है और करेला ना ही झाड़ी है, तो बी विकल्प इसमें उत्तर हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? पहला है भालू, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बिल्ली और चौथा है बकरी। तो गाय, भैंस और भेड़ का निकटतम संबंधी पूछा गया है, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, बकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? पहला है वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, दूसरा है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, तीसरा है वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं और चौथा है वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। यानी कि अब इसमें जो सारस, साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है वह बतानी है, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। वे अकेले अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, ये गलत है, क्योंकि वे समूह में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, तो ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए।
पहला है बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना। दूसरा है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलाना। तीसरा है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। चौथा है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना। और चौथा है जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। अब ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां हैं वह बतानी है। तो बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना सही लिखा हुआ है। ग्रुप में सबसे आगे रहना ये गलत है, ग्रुप लीडर पीछे चलता है और ग्रुप आगे, तो बी गलत हो गया। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना सही है। जो उचित प्रकार से चढ़ सकते हैं, उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना, तो ये गलत है। उन्हें रुकने के लिए थोड़ी कहना है, उन्हें चढ़ने में सहायता करना है। और जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। ए, सी और ई सही है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन बताना है। लिखा है गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। दूसरा है गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। तीसरा है गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। और चौथा है पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प। पुदुचेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है और गोवा अरब सागर का। तटवर्ती राज्य पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? पहला है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दूसरा है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। और चौथा है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? तो असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम जो है ये देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है। यहाँ तेल के क्षेत्रों में डिगबोई, नहर कटिया व सुरमा नदी घाटी प्रमुख है। तो ये याद रखिएगा इतना। सबसे पहला जो तेल का कुआं था वह असम में ही खोदा गया था भारत में। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। पहला विकल्प है बछेंद्री पाल। दूसरा है अफसाना मंसूरी। तीसरा विकल्प है सुनीता विलियम्स। और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रांज यानी कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रांज का उपयोग करते रहे हैं। दूसरा है ब्रांज का रंग चमकीला पीला होता है। तीसरा है ब्रांज को कॉपर और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। और चौथा है ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसमें से सत्य कथन बताना है। तो आदिवासी लोग हजारों साल पहले से कांसे का प्रयोग कर रहे हैं, सही लिखा हुआ है। ब्रांज चमकीला पीला होता है, ये गलत है, ये चमकीला पीला नहीं होता। ब्रांज को कॉपर और जिंक को ये मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, गलत है। ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं, ये सही है। तो इसमें ए और डी सही है, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो कांसा है ये तांबे और टिन की मिश्र धातु है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति ही हो सकते हैं। दूसरा है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। तीसरा है केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। और चौथा है एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो परिवार के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा परिवार की परिभाषा में नहीं लिखा, क्योंकि परिवार में रक्त संबंधित जो व्यक्ति नहीं होते हैं वो भी परिवार का ही हिस्सा होते हैं। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? दत्तक बच्चे भी परिवार का सदस्य ही कहे जाते हैं। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते, गलत है। और एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, ये सही है। तो इसमें डी विकल्प उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। पहला है विस्थापन, दूसरा है ऋतु प्रवास, तीसरा है आप्रवास और चौथा है खाना बदोशी। तो नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है ऋतु प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी, पंजे गुलाबी, गुटुर गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल है, पहला है फाख्ता, दूसरा है कोयल, तीसरा है कबूतर और चौथा है वसंत गौरी। तो रंग सलेटी पंजे गुलाबी, पहली लाइन में ही आपको पता चल गया कि ये तो कबूतर है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 116वां प्रश्न है। कुल 200 प्रश्न हैं। आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल देखकर। तो कुल 200 प्रश्न हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी से इनको भी हल करवा देते हैं। मधुमक्खियों और उनकी छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और चौथा है, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। अब मधुमक्खियों के विषय में बताना है। तो किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं और ये कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। नर मधुमक्खियां, याद रखिए। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सही लिखा हुआ है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत है। छत्ते बनाने के लिए श्रमिक मधुमक्खियां महत्वपूर्ण होती हैं। और नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं, ये भी गलत है। ये कार्य भी श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। ए और बी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। पहला है 1.2%, दूसरा है 5.2%, तीसरा है 2.7% और चौथा है 3.2%। तो पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है 2.7%। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं। पहला है लौकी, दूसरा है कद्दू, तीसरा है कटहल और चौथा है हाथी चक। तो बीन तथा तुम्बा जैसे जो यंत्र हैं ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं और कालबेलियों की पार्टियों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, लौकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। तो अभी तो ये प्रश्न आया ही था। बी विकल्प इसमें सही है, मिजोरम के लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे चित्र बनाते चलते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, हम मान लेते हैं ये है राधा का घर और 2.5 किलोमीटर वह गई है उत्तर की तरफ। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई और 5 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 2.5 किलोमीटर चली। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये रहा उसका घर और यहाँ वो खड़ी हुई है। तो घर घर के सापेक्ष यदि आप देखते हैं, यानी वह अपने घर से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में है, तो वह अपने घर से पश्चिम दिशा में है। ये घर है और ये वाली दिशा क्या कौन सी होती है, पश्चिम। तो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और केरल में शांत घाटी है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, बूढ़ा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरों में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं। उपर्युक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। पहला है हल्दी,
दूसरा है दालचीनी, तीसरा है जीरा और चौथा है लौंग। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है जीरा, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये पहेली भी पूछी गई है ऑनलाइन वाले पेपर में, तो आपको पहेलियां भी करवा दी हैं। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? पहला है एथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है मेथेन। तो सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? मेथेन, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। पहला है कौआ और उल्लू, दूसरा है चील गिद्ध, तीसरा है कलचिड़ी और गरुड़ और चौथा है बसंत गौरी और कौआ। तो चील, बाज, गिद्ध, तीनों पक्षियों के नाम याद रखिए। इसमें चील और गिद्ध हैं, तो बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं वह हैं मलेरिया और डेंगू। पहला विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नहीं पढ़ने की जरूरत है। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है, घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। वह राज्य होना चाहिए। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है झारखंड। तो घरों की दीवारें मोटी हैं, मिट्टी के घर हैं और जो मिट्टी से दीवारों को लीपा पोता गया है, कटीली झाड़ियों की छतें हैं, तो ऐसे घर आपको राजस्थान में मिलेंगे, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, घरों से संबंधित डिटेल में आपको पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा है चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। यह जिस शहर में है उसका नाम है। पहला है हैदराबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है मैसूर और चौथा है श्रीनगर। तो चार चिनारी बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये श्रीनगर में स्थित है। इसके चारों कोनों पर राजसी चिनार के पेड़ हैं, इसीलिए इसे चार चिनारी कहा जाता है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। डल झील के ये निकट है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसकी सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। पहला है स्लॉथ, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बाघ और चौथा है घोड़ा। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है सी विकल्प, बाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है गेहूं मूसला जड़, मक्का मूसला जड़, गाजर मूसला जड़, बांस मूसला जड़। तो जो युग्म सही है वह बताना है। सी विकल्प सही है, जो गाजर होती है वह मूसला जड़ का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाएं। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है, गलत है। ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई के अर्थात 4 मीटर होती है, लगभग 4 मीटर। तो ये सही लिखा हुआ है। इस वृक्ष की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाएं। ये भी सही है। और इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। डी गलत लिखा हुआ है। इसमें लंबाई इसकी जड़ों की ज्यादा ही बताई गई है, इतनी नहीं होती है। जड़ें वहां तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाएं। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है बी, सी और ई सही है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं? पहला है कश्मीर, दूसरा है गोवा, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पुदुचेरी। तो सरसों के तेल की बात आई है तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। और बात आ जाए नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाने की, तो ये गोवा के लोग पसंद करते हैं। दोनों ही बातें याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, बावड़ियों के विषय में यानी सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। दूसरा है इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। तीसरा है बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। अब इसमें से बताना है सत्य कथन।
तो ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं और इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन तक जाती हैं, तो लोग स्वयं जमीन तक जाकर पानी ले सकते हैं, घिरनियों की जरूरत नहीं होती। और सी में लिखा है कि घिरनियों द्वारा पानी खींचने की अनुमति थी, तो सी गलत है, ए और बी सही है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। पहला है सेब, दूसरा है पाइनस, तीसरा है फर्न और चौथा है पिरूंस। तो बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं फर्न, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है। में पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है उड़ीसा। हमें यहाँ पर फिल करना है। तो कुडुख और संथाली भाषा झारखंड में बोली जाती है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम खेती है। पहला है जैविक खेती, दूसरा है काटो और जलाऊ खेती, तीसरा है रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग और चौथा है फसल चक्रण। तो झूम खेती क्या है? काटो और जलाऊ, कर्तन और दहन कृषि। किसी भूमि के बड़े भाग पर खेती की जाती है, वहां पर जो खरपतवार घास होती है उसे वहीं पर काट कर जला दिया जाता है, जो राख होती है उसे भूमि में ही मिलने दिया जाता है। फिर ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं और एक साथ कई फसलें उगा ली जाती हैं। ना ही किसी खाद, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और ना ही उस पर हल चलाया जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में इस तरह की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिल्ले वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। पहला है कलचिड़ी, दूसरा है शकरकोरा, तीसरा है दर्जन चिड़िया और चौथा है बीवर पक्षी। तो पत्तों को सिलकर घर बनाती है दर्जन चिड़िया, थैली जैसी बना लेती है और उसी में अंडे देती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। पहला है पक्षी, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है गिलहरी और चौथा है मधुमक्खियां। तो जंतु परागण किसके द्वारा परागण की विधि है? चमगादड़। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। पहला है जामदानी, दूसरा है चिकनकारी, तीसरा है पटोला और चौथा है पोचमपल्ली। तो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है जामदानी, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चिकनकारी का संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, पटोला का संबंध गुजरात से है, पोचमपल्ली का संबंध तेलंगाना से है। तो ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः 3 माह के आयु के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। तो कई बार मैंने हाथियों का प्रश्न लिया है और इसमें भी कई प्रश्न लिए हैं। तो इसमें जो आपका सत्य है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। बी और सी सही है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बार बार आपको हाथियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने कई बार बताई है। अगला प्रश्न है, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी गई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है जहां आप उन्हें देख सकते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहड़, बावड़ी, झील। ये जोहड़ लिखा हुआ है। लिखा है उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर। नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर। दूसरा है उदयपुर, जयपुर, नालंदा, बीकानेर। तीसरा है प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर और चौथा है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो जोहड़, बावड़ी, झील ये आपको जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर में देखने के लिए मिलेंगी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? पहला है जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, दूसरा है शॉट पुट थ्रो, तीसरा है तीरंदाजी आर्चरी जिसे कहते हैं और चौथा है ट्रिपल जंप। तो नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक, जैवलिन थ्रो, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। घटपर्डी निपेंथिस पौधा चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला है मेघालय, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे देश में ये पौधा मेघालय में पाया जाता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार
उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, इसका अर्थ है कि रवि पहला है रक्तहीनता से ग्रस्त है, दूसरा है रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है कि लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा वह है रवि जो है वह रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है और उसका सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। बी और सी सही है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पीटी उषा वेट लिफ्टिंग और के मल्लेश्वरी एथलेटिक्स। तो जो जोड़ा सही है वह हमें बताना है। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होगी? पहला है अल्जीरिया, दूसरा है अलास्का, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है कनाडा। तो मध्य रात्रि पूछी गई है, जब भारत में मध्याह्न होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है? तो वह होती है अर्जेंटीना में, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इमारतों में दीवारों का एक हिस्सा गोलाकार रूप में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं? पहला है झरोखा, दूसरा है ड्रोमर, तीसरा है चबूतरा और चौथा है बुर्ज। तो इन्हें बुर्ज कहा जाता है, आपको मैंने पढ़ाया भी है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाए। बावड़ियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बावड़ियों के बारे में विचार करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देती हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा पानी तक जाने की अनुमति नहीं है। अब बावड़ियों के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसमें जो आपका सत्य है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी इसमें गलत है। अभी आपको बताया ही था बावड़ियों के बारे में। इसमें आपका ए बी सी सही है, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह है पहला है विस्थापन, दूसरा है स्थानांतरण, तीसरा है प्रत्यावर्तन और चौथा है आप्रवास। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है प्रत्यावर्तन। आपदा के बाद लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, प्रत्यावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली का हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? पहला है कठफोड़वा, दूसरा है कलचड़ी, तीसरा है शक्करखोरा और चौथा है फाख्ता। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है ए विकल्प कठफोड़वा, वुड पीकर जिसे कहते हैं, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। तो साथ में देखते चलते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाती हैं और छत्ता ही बनाती हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं ये कोई विशेष कार्य नहीं करती। मादा मधुमक्खियां फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। तो केवल बी इसमें सही है। ऑप्शन के हिसाब से आप देखते हैं, केवल बी यानी सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादिम की क्या भूमिका है? पहला है वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है, दूसरा है वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है, तीसरा है वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है और चौथा है वह एक एजेंट है जो धन उधार देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि? तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसलिए खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि? तो बैंगनी रंग का हो जाता है, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। पहला है विटामिन डी का, दूसरा है विटामिन ए का, तीसरा है विटामिन सी का और चौथा है विटामिन बी1 का।
तो रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत कर रहा है, तो उसे कमी है विटामिन B1 की। डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था? प्रश्न में पूछा गया है किस राज्य का भाग था पहले। पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है तेलंगाना। तो पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, वर्तमान में ये तेलंगाना का भाग है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर, इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वर्तमान में तेलंगाना का भाग है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। पहला है असम और राजस्थान, दूसरा है बिहार और बॉम्बे हाई, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है असम और राजस्थान, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं को पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह कहलाता है। पहला है पर्यानुकूलन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है अभिग्रहण और चौथा है समायोजन। तो छोटे छोटे बदलाव कर रहा है, पर्यानुकूलन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? पहला है मेहराब, दूसरा है खड़ी चट्टान, तीसरा है ढेर और चौथा है लोएस यानी पवनोड मृत्तिका। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा वह होगा डी विकल्प, क्योंकि जो लोएस है ये पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोएस कहा जाता है। तो ये समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, किस में परत में जल जाते हैं ये पूछा जा रहा है। पहला है वायुमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो उल्कापिंड मध्य मंडल में जल जाते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? पहला विकल्प है चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, दूसरा है निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा, तीसरा है यह निम्न ज्वारी उभार पैदा करेगा और चौथा है निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है पहला विकल्प, चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम है। पहला है द्रास, दूसरा है कारगिल, तीसरा है गांगरी और चौथा है काराकोरम। तो लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह का नाम है द्रास, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दूसरा है जैव विविधता अधिनियम 2002, तीसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और चौथा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ या रख नहीं सकता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला है उत्तराखंड में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है हिमाचल प्रदेश में और चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापी ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है प्राकृतिक गैस, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो इसमें जो आपका उत्तर है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है पुदुचेरी, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा, इसका कारण है? पहला है पैपले संवेदनशील नहीं है, दूसरा है स्वाद कलकाएं सूजी हुई हैं, तीसरा है जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है और चौथा है जुकाम आपकी स्वाद कलकाओं को शून्य कर देता है। तो जब जुकाम होता है तब किसी भी चीज का स्वाद समझ में नहीं आता, क्योंकि जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो जाती है।
सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? पहला है अक्टूबर, दूसरा है अप्रैल, तीसरा है जुलाई और चौथा है मई। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है पहला अक्टूबर, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के दौरान। अगला प्रश्न, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? पहला है राजेंद्र सिंह, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा विकल्प है मेधा पाटकर और चौथा है पांडुरंग हेगड़े। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलान करना है फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है असम, तो असम में मजबूत बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। एक का पांचवा, तो एक का पांचवा तो सभी में है। चलिए दूसरा मिला के देखते हैं। लेह और लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं और घर जो होते हैं ये पत्थर के बने होते हैं और फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो इसे मिला देंगे पहले से। मनाली में जो घर बनाए जाते हैं ये पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, इनकी छतें होती हैं ढालू। सी को मिला देंगे दूसरे से। और राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। ए का पांचवा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीव के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा? मैंने आपको चित्र सहित समझाया है जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो पहले जो जीव का जो अग्रभाग है उससे मीठा स्वाद लेते हैं, उसके बाद नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं। पहला है संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा है दुर्लभ प्रजातियां, तीसरा है स्थानीय प्रजातियां और चौथा है विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो किसी पौधे या जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं संकटापन्न प्रजातियां। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है, यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। पहला है अन्य स्थानिक प्रजाति, दूसरा है आक्रामक प्रजाति, तीसरा है स्थानिक प्रजाति और चौथा है कीस्टोन प्रजाति। तो ये सिर्फ पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और कहीं नहीं पाई जाती, तो ये स्थानिक प्रजाति है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या होती है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है बी विकल्प 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। तो रोहन खरीदेगा अल्फांसो, केसर, तोतापरी और नीलम। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है झारखंड, तीसरा है नागालैंड और चौथा है छत्तीसगढ़। तो जरावा जनजाति का संबंध है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं हूं क्या कहलाती। तो कुहू कुहू आवाज लगाती है कोयल। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है डी विकल्प सही हो जाएगा, कोयल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? पहला है वेल, दूसरा है मेढक, तीसरा है कबूतर और चौथा है छिपकली। तो स्तनधारी परिवार का हमें बताना है। तो स्तनधारी परिवार का है वेल। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंगर की प्रथा संकेत करती है। पहला है मध्याह्न भोजन, दूसरा है मुफ्त समुदाय रसोई, तीसरा है एकत्रित दान और चौथा है पवित्र भोजन।
तो लंगर की प्रथा संकेत करती है मुफ्त समुदाय रसोई, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। पहला है भूमिगत जल, दूसरा है जल भर, तीसरा है दुस्थित जल और चौथा है गुप्त जल। तो ये कहलाता है जल भर। पहला विकल्प इसमें बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गलती से पहला बोल दिया है, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। और किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं। उनमें बुजुर्ग नर हाथी पूरे झुंड का नेता होता है। अब इसमें आपको सत्य कथन बताने हैं। तो 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। सही है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सी और डी गलत है। क्यों गलत है आपको कारण सहित मैंने कई बार बताया है। ए और बी सही है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह पक्षी किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? पहला है कबूतर, दूसरा है गौरैया, तीसरा है उल्लू और चौथा है कौवा। तो उल्लू की आंखें होती हैं बिल्कुल सामने, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? पहला है चीतल, दूसरा है बारासिंगा, तीसरा है सांभर और चौथा है संगाई। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, संगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं। पहला है पोषक तत्व, दूसरा है वायु, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। तो कीटों से ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं क्योंकि जहां पर ये उगते हैं वहां पर पोषक तत्वों की कमी होती है उस मृदा में, इसीलिए ये कीटों का शिकार करते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला है 22 मार्च, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 11 जून और चौथा है 22 अप्रैल। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये उचित क्रम में नहीं है, इन्हें क्रम से लगाना है। लिखा है मिट्टी की गुड़ाई करना, तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई की जाती है, फिर बीज बोए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, बीजों के साथ जब बीज उगते हैं पौधे छोटे छोटे तो उनके साथ खरपतवार भी उगाते हैं, तो उन्हें हटाया जाता है। फिर प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाल लिया जाता है और उसके ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो बी विकल्प आपका क्रम में है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पहला है गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम है, दूसरा है आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, तीसरा है यह एक अनैच्छिक क्रिया है और चौथा है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो पक्षी अपना सिर हिलाते हैं क्योंकि इनकी आंखें स्थिर होती हैं, इनकी पुतली घूम नहीं सकती इसलिए। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है पहले भी लिया है, तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए? पहला है नुआखाई, दूसरा है पोंगल, तीसरा है करवा चौथ और चौथा है बसंत पंचमी। तो चांद की पूजा की जाती है करवा चौथ को, सी विकल्प इसमें सही है। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने ले लिया। अगला प्रश्न है, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? पहला है बिंदेश्वर पाठक, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है बाबा आमटे और चौथा है अन्ना हजारे। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, पहला विकल्प है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, दूसरा है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, तीसरा है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है और चौथा है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा सी विकल्प, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां पर एक घर होता है, पहला है पहियों, दूसरा है नाव, तीसरा है बर्फ और चौथा है रेल की पटरियों। तो कारवां जो है पहियों पर एक घर होता है,
पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। वह युगल बताना है जिसमें दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। पहला है नागालैंड और मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा और झारखंड, तीसरा है झारखंड और चंडीगढ़ और चौथा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है तने, दूसरा है बीज, तीसरा है बाली और चौथा है फूल। तो ओखली में बालियों का प्रयोग किया जाता है। जो बाली होती हैं उन्हें ओखली में कूटा जाता है, उनसे बीज अलग किए जाते हैं। तो सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। पीसा तो नहीं जाता, कूटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता उनके नाम हैं। पहला है कानपुर, दूसरा है लेह लद्दाख, तीसरा है जोशीमठ मनाली और चौथा है केदारनाथ अमरनाथ। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, कानपुर का जो तापमान है और रायपुर का, ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है यहाँ का तापमान। सर्दी तो यहाँ होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे गिर जाए। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जगह आप देखेंगे तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, जो और विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न, एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है फटकना, तीसरा है निथारना और चौथा है हाथ से चुनना। तो चावल और पानी को अलग करना है तो वह क्या करेगा, निथारेगा। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी है। पहला है कौआ सुअर मनुष्य, दूसरा है खरगोश गाय घोड़ा, तीसरा है बाघ शेर भेड़िया और चौथा है बकरी हाथी सुअर। तो इसमें वह बताने हैं जो सर्वाहारी हैं, यानी कि जो घास फूस भी खा लेते हैं और जो मांस भी खा लेते हैं। तो कौआ सुअर मनुष्य, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है। पहला है वहीदा प्रिज्म, दूसरा है कड़म मल्लेश्वरी, तीसरा विकल्प है बछेंद्री पाल और चौथा है सुनीता विलियम्स है। तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर है वह है सुनीता विलियम्स। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है चौक पूर्णा, दूसरा है नांग गुम्फन, तीसरा है मंदाना और चौथा है आरीपन। तो सौराष्ट्र और गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है नांग गुम्फन। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूम्र कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। पहला है प्रायः सर्दियों में बनता है, दूसरा है धुएं और कोहरे से बनता है, तीसरा है ओजोन का अपक्षय करता है और चौथा है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। तो इसमें पहला सही है, प्रायः सर्दियों में बनता है, धुएं और कोहरे से बनता है, दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है, ओजोन का अपक्षय नहीं करता। ए बी डी सही है, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। पहला है बीन, मुरली, सारंगी, ढोल, दूसरा है मुरली, तुम्बा, बीन, खंजरी, तीसरा है तुम्बा, बीन, खंजरी, ढोल तथा चौथा है बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी। तो बीन मंडली में जिनका प्रयोग होता है वह बताना है। तो तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो आज मैंने 200 प्रश्नों का रिवीजन करवाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। इसके पहले जो एक वीडियो आया है उसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं, वो प्रश्न इनसे अलग हैं। उन 100 प्रश्नों को मैंने पहले ही करवा दिया है और उसके पहले एक वीडियो आई है उसमें मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं। तो ये 3 वीडियो यदि आप देख लेते हैं, 50 प्रश्न यानी टॉप 50, टॉप 100 और ये 200 वाली, तो आप ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी बेस्ड आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।